So, after discovery of electron, proton and neutron, first atomic model which is proposed by J.J. Thomson in 1898, first atomic model proposed. They said like watermelon और पुडिंग, हमारी भाषा में खीर बोलते हैं, ठीक है। जैसे खीर के अंदर या वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट है वो पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पूरा जो है वो पॉजिटिव होता है। वैसे ही उसके अंदर जो बीज होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने बोला कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने दिया था एटम के लिए। अब सीधी सी बात है, ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा देर चला नहीं। क्या हो गया, इट इज़ failed. It only tells about the neutrality of atom, मतलब कि एटम जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होता है, वही बताया उन्होंने। इसके ज़्यादा वो बताया नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में हो तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, एटम ख़त्म हो जाएगा कोलिजन से, ठीक है। तो ये मॉडल जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद जो मॉडल है, ठीक है, वो आया, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, वो मॉडल आ गया, ठीक है। वो अगले वीडियो में देखते हैं, ओके। चलो ये ले लो, आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर J.J. थॉमसन मॉडल्स फेल्ड, रदरफोर्ड जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इट इज़ अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बिकॉज वो एक बहुत ही रिच पर्सन थे, उनकी एक कंपनी थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे जो एक्सपेरिमेंट करती थी। तो उन्होंने भी क्या किया कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा क्या है, तो कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो 3 टाइप्स के पार्टिकल्स जो है वो एमिट करता है। एक है अल्फ़ा पार्टिकल, दूसरा है बीटा और तीसरा है गैमा, ठीक है। इसका ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स वो बहुत ही हैवी रहते हैं। क्या रहते हैं, हैवी रहते हैं, ठीक है। तो उनका यूज़ यहाँ पे रदरफोर्ड ने किया था। तो पहले हम अल्फ़ा पार्टिकल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स या एक अल्फ़ा पार्टिकल की मैं बात करूं, वन अल्फ़ा पार्टिकल्स इज ऑफ 2 प्रोटॉन्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज। 2 प्रोटॉन के बराबर होता है एक अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। और एक अल्फ़ा पार्टिकल की मैं बात करूं तो वो 4 प्रोटॉन्स के बराबर होता है, क्योंकि इसका जो चार्ज है अल्फ़ा का चार्ज क्या है, 2 है, +2 और 4। एटॉमिक मास क्या है, 4 है। 4 प्रोटॉन्स के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ मास। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो क्या, मैसिव है, हैवी। क्या है, हैवी पार्टिकल्स है, मैसिव है, ठीक है, बहुत ही हैवी है, ठीक है। इनकी स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
विच इज़ बिटवीन 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड टू 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। कई बुक्स में 6 रहता है, कई बुक्स में 7 रहता है, तो हम दोनों के बीच का मान लेंगे, ठीक है। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ऐसा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो तो 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, तो इसका भी क्या है, 2 प्रोटॉन के बराबर ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम लिखा जाता है, ठीक है। 4 2 एटम नहीं है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के बराबर है, ठीक है। हीलियम एटम के बराबर नहीं है, ठीक है। इतना कुछ जो है वो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हम बोल सकते हैं। अब इसने क्या किया कि एक लेड जो है, एक लेड बॉक्स बनाया, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो लेड के थ्रू एमिट नहीं कर सकते पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या किया कि एक सी राउंड में क्या किया कि एक लेड बॉक्स बनाया, उसके बीच में यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। अब यहाँ से तो क्या करेंगे, एमिट नहीं कर सकते क्योंकि 3 पार्टिकल एमिट करेंगे, तो यहाँ पे सीधे एमिट किया, तो यहाँ से ये रास्ता दिख रहा है, तो यहाँ से क्या किया, एमिट हो रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। फिर ये जो लीड है वो क्या करती है, एक सीधी लाइन में जो है, एक सीधी लाइन में पार्टिकल्स को ले जाएगी, ठीक है। तो ये सीधी लाइन में ये लीड के थ्रू क्या होगा, यहाँ डिस्पर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे वापस से क्या होगा, सीधी लाइन में ले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या किया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। फोटोग्राफिक प्लेट क्यों रखी, तो सिंपली मैं आपको बोलूँ तो फोटोग्राफिक प्लेट जो हमने ZNS की जो डिस्चार्ज ट्यूब में देखी थी, वैसे ही यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये कितने यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। जैसे कि पहले ज़माने में जो रोल वाले कैमरा होते थे जिसके अंदर फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ होती थी, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ब्रोमाइड का एक लेयर होता था, जैसे वो लेयर इतनी सेंसिटिव होती थी कि लाइट जैसे ही उस पर गिरेगी तो वो टूट जाती थी उतना एरिया, ठीक है। वैसे ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो यूज़ होती है, जैसे कैमरे में पुराने ज़माने के कैमरे में यूज़ होती थी। ये जैसे ही यहाँ पे लगेगा वो यहाँ पे शेडो दिखने लगेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि बीच में एक गोल्ड प्लेट रख दी, ठीक है, क्योंकि एटम के बारे में जानना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानना है, स्ट्रक्चर कैसा होगा एटम का वो जानना है। तो यहाँ पे इतनी पतली उनको मतलब कि बहुत ही नैनोमीटर में चाहिए, बहुत ही पतली मेटल की जिसके अंदर एटम हो, उसकी थिन लेयर यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे गोल्ड प्लेट क्यों ली, गोल्ड की यहाँ पे प्लेट क्यों ली, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है कि जो उसकी बहुत ही थिन लेयर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है, ठीक है। यहाँ पे उसकी थिकनेस इतनी कम है, जैसे कि हम मान लो 100 नैनोमीटर के थिकनेस है। दूसरे जो भी एलिमेंट रहेंगे या जो भी मेटल रहेंगे वो हम इतने थिकनेस के साथ नहीं बना सकते, जैसे कि मिठाइयों में वर्क रहता है गोल्ड का या सिल्वर का, ठीक है। ये डक्टाइल है, मतलब कि जिसके तार बना सकते हैं हम। तो ये गोल्ड मेटल इतनी मेलेबल और डक्टाइल है कि अगर मान लो कि 1 ग्राम हम गोल्ड ले ले तो उससे हम उसका 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, उतना थिन बना सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे गोल्ड को चूज़ किया गया, रदरफोर्ड ने गोल्ड को चूज़ किया। फिर अभी ये अल्फा पार्टिकल जो है वो निकल के सीधा यहाँ से लेके सीधे पार हो गए और यहाँ पे टकराने लगे, ठीक है। यहाँ से सीधे जाके यहाँ गोल्ड से पास हो गए और यहाँ पे टकराने लगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे यहाँ पे टकराए, तो यहाँ पे शैडो दिखने लगा या कोलिजन जो है यहाँ पे दिखने लगा फोटोग्राफिक प्लेट पे। लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो है वो यहाँ पे भी कोलिजन दिख रहा है, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी दिखे उनको, यहाँ पे भी दिखे और यहाँ पे भी दिखे। तो वो शॉक हो गए कि अब क्या हो रहा है अभी, क्योंकि सीधी सी बात है ये अल्फा पार्टिकल बहुत ही हैवी है, इसे हाथी बोल सकते हैं हम। तो ये इतने हैवी है कि अगर अब कुछ चीज़ को कोई हैवी है और सीधा आप उसको फेंकोगे, ठीक है, तो
उसकी डायरेक्शन चेंज करना बहुत ही मतलब कि ऐसे ही डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, उसके सामने उसके जैसा ही कुछ हैवी पार्टिकल टकराएगा तो ही क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, सीधे यहाँ से डेविएट हो गए, क्या हो गए, डेविएट हो गए, ठीक है। तो वो शॉक हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन दिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या दिया वो हम लिख लेते हैं, पहले आज ये स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे चलते हैं। तो चलो अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या दिया वो देख लेते हैं हम। पहली चीज तो ये कि थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसका पूरा उल्टा हो गया। थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, अगर वैसा ही मॉडल होता तो ये सीधे यहाँ पे नहीं लगते, पूरे क्या हो जाते, ये सभी डेविएट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो तभी ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो अनएक्सपेक्टेड थे उससे ही पता चलेगा कि थॉमसन का मॉडल जो है वो फेल्ड है, ठीक है। फर्स्ट जो उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर passed through the gold thin plate। बुक में प्लेट ही लिखा है क्या, देख लेते हैं। थ्रू द गोल्ड फॉइल, फॉइल लिखा है ना, फॉइल ले लेते हैं, थिन फॉइल। चलो सेकंड इज अराउंड 1 अल्फा पार्टिकल of 200 alpha particles are deviated from its path। मतलब कि 200 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल क्या हो गया, डेविएट हो गया, क्या हो गया, ये साइड डेविएट हो गया, ठीक है। अब एक दूसरी बात उन्होंने देखी कि एक पार्टिकल अराउंड 2000 पार्टिकल जब पास हो गए तब एक पार्टिकल ऐसा हुआ कि वो सीधा 180 डिग्री पे क्या किया, डेविएट हो गया, पूरा 180 डिग्री सेल्सियस के एंगल पे क्या हो गया, डेविएट हो गया, ठीक है। 180 डिग्री के सेल्सियस नहीं आएगा, सॉरी, 180 डिग्री पे क्या हो गया, पूरा डेविएट हो गया, ठीक है। उसका मतलब क्या है, तो उन्होंने लिखा यहाँ पे 1 पार्टिकल ऑफ 2000 अल्फा पार्टिकल्स is deviated at 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री के एंगल पे क्या हो गया, डेविएट हो गया एक पार्टिकल। ओके, इतना क्लियर हुआ। ये जो ऑब्जर्वेशन था वो रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है ना। अब कंक्लूजन क्या आया, व्हाट इज कंक्लूजन। रदरफोर्ड ने इस ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उससे कंक्लूजन क्या आया, एटम के स्ट्रक्चर के लिए क्या कंक्लूजन आया। तो सीधी सी बात है, अब अगर यहाँ पे मान लो कि अल्फा पार्टिकल्स है जो हाथी जैसे हैं, यहाँ पे आप टकराओगे, ठीक है यहाँ पे आप टकराओगे, सीधे ये जा रहे हैं, वैसे तो ये सीधे जा रहे हैं, लेकिन मान लो कि यहाँ पे बोला कि ये कुछ जो है वो डेविएट हो गए, जो दूसरे ये बात बोली मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास, तो ये पास हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे थे कि वो सीधे आए लेकिन यहाँ से टकरा के क्रॉस हो गए, यहाँ से टकराए और क्रॉस हो गए, यहाँ से टकराए और क्रॉस हो गए, फिर वैसे ही यहाँ से टकराए और क्रॉस हो गए।
यहाँ से टकराए और क्रॉस हो गए। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे कि वो जो है वो इसके बराबर हो। मतलब कि ये तो बहुत ही भारी चीज़ है, अभी किसी कोई भारी चीज़ को आप फेंकोगे, ठीक है, तो सामने कुछ ऐसी मजबूत चीज़ होगी तो ही वो टकरा के क्रॉस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये चीज़ कौन करेगा, तो ये एटम के स्ट्रक्चर की बात हो रही है और हमने देखा हुआ है कि एटम के अंदर कौन कौन है, एक तो प्रोटॉन्स है, दूसरा न्यूट्रॉन्स है और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स है। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स की तो बस की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की बस की बात है ही नहीं, वो बहुत ही उसका जो मास है वो बहुत ही कम है। लेकिन ये जो है प्रोटॉन, उसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन्स होंगे, क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा। तो पहली चीज़ इन्होंने कंक्लूजन में बोली कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि सब पास हो रहा है तो खाली ही होगा, पूरा स्ट्रक्चर जो होगा एटम का वो क्या होगा, खाली ही होगा। लेकिन यहाँ पे बीच में जाके कॉर्नर पे लगा, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो हैवी होना चाहिए, मतलब कि कोई छोटा एरिया होगा। अभी ये इससे प्रोटॉन मास के एरिया में बोले तो 4 प्रोटॉन के बराबर एक अल्फा पार्टिकल है, लेकिन अगर सभी कंसंट्रेट हो गए, सभी एरिया में कंसंट्रेट हो गए तो ही इससे क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रॉस हुआ इसका कंक्लूजन क्या निकला, एट द सेंटर ऑफ एरिया द प्रोटॉन्स आर accumulated मतलब कि बहुत सभी साथ में, ठीक है। तो ही क्या हो सकता है, पॉजिटिव रिपल कर सकता है। लास्ट वाला मैंने बोला था कि एक जो है वो 180 डिग्री पे चला गया, मतलब कि इसमें से मान लो कि एक अल्फा पार्टिकल आया, सीधे टकराया और क्या हो गया, रिटर्न हो गया 180 डिग्री पे। अब अगर मान लो कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन वो पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर कोई अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ रहा है, उसका मतलब ये जो चीज़ है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, मैसिव होनी चाहिए इसकी तरह, मास में, इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी क्या है, उसकी भी साइज है, लेकिन वो भले ही न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन वो भले ही उसके चार्ज कुछ नहीं है, लेकिन उसका भी मास है, न्यूट्रॉन का भी क्या है, मास है। तो उन्होंने बोल दिया कि न्यूट्रॉन भी यहाँ पे होंगे और इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है। क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। द सेंटर एरिया विच इंक्लूड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये जो आर पार हो रहे हैं वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये सब इलेक्ट्रॉन होंगे, सराउंडेड जो भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे तो ये तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटे हैं, तो अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, उसको कुचल के चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया उन्होंने, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स which अभी ये जो है वो क्या करेंगे, इन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडेड है, तो वो क्या करेंगे, सराउंड में उस जैसे ऐसे सोलर सिस्टम ने हमें बताया था कि सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सभी ये जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, सन के सराउंडिंग क्या करते हैं, सर्कुलेट में क्या करते हैं, मतलब घूमते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे सराउंड में क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच मूव अराउंड इन हाई स्पीड in paths which are called as orbits। जो पाथ के अंदर वो घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, उनको नाम दे दिया ऑर्बिट्स। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने बोला कि अभी ये जो है वो बहुत ही छोटी, मतलब कि कोई एटम होगा इतना, ये मानो कि एटम है, तो उसके पूरा ग्राउंड के अंदर पिच इतनी छोटी होती है, पिच जहाँ से आप क्रिकेट खेलते हो, वैसे ही यहाँ पे क्या बोला कि ये जो है वो जो न्यूक्लियस है उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा, सॉरी, उसका जो ये उसका बोल सकते हैं हम डायमीटर बोल सकते हैं या रेडियस बोल सकते हैं, वो क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ एटम, अगर मान लो 10⁻⁻10 मीटर है, तो द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर, बहुत ही छोटा, मतलब कि स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके ही अल्फा पार्टिकल के जितना मैसिव, मतलब कि उतना मास में हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोला। और इलेक्ट्रॉन जो है वैसे पाथ में घूम रहे हैं, ऐसा बोल दिया। ठीक है, ऐसा बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडेड में घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे बोला कि फिजिक्स में आपको मालूम होगा कि अगर मान लो कि न्यूक्लियस है, उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो सराउंड में घूमते टाइम यहाँ पे जो ये फोर्स लगे वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वैसे जिसके इसको अंदर लेगा उसके ऑपोजिट एक और फोर्स रहेगा जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि CP = CF। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस से कभी टकराएगा नहीं, अगर टकराएगा तो कोलिजन हो जाएगा, तो एटम तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एटम क्या है, न्यूट्रल है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंड घूम रहा है। ओके, क्लियर। ये मॉडल जो है वो क्या किया कि रदरफोर्ड ने दिया था, बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन ये इसमें भी बहुत सारे ये जो प्रॉब्लम्स है वो भी आएंगे आगे। ठीक है, तो आज रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो आज यहाँ पे इतना ही। ठीक है, फिर आगे चलेंगे।